इससे किसको फायदा होने वाला है, राहुल गांधी को, कांग्रेस को, या फिर आम आदमी को? देखिए, पहली बात तो इसका जो नाम है, इसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा। और जब हम भारत जोड़ने की बात करेंगे तो विरोधक जाहिर सी बात है ये बोलेगी कि भारत टूटा कब था कि आप उसको जोड़ रहे हो। तो सबसे पहले साफ कर दूं कि ये यात्रा इसलिए केरल से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक होने वाली है। इसमें हर जात धर्म के लोग, आज हम देख रहे हैं कि 2014 से लेके आज तक जिस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया गया है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है और अलग अलग जगह पे माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। तो ये राहुल जी का संकल्प है और कांग्रेस पार्टी का संकल्प है कि हर जात धर्म के लोगों को एक साथ लेके आके भारत को प्रगति की ओर ले जाने की ये यात्रा है। और इसीलिए ये यात्रा 5 महीने में कंप्लीट होगा और करीबन 3,500 किलोमीटर राहुल जी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता के साथ चल के ये पदयात्रा पूरा करेंगे। महाराष्ट्र में किस तरह की तैयारी जो होगी, किस तरह का व्यूह होगा, किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है उनकी यात्रा को लेकर किस तरह से सतर्क है, किस तरह क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र में जो यात्रा है आज से करीबन 10 दिन के बाद ये महाराष्ट्र में आएगी। आज ये यात्रा तेलंगाना में है, हैदराबाद होते हुए ये नांदेड़ में आएगी और यहाँ से फिर नासिक से ये गुजरात की तरफ जाएगी। तो महाराष्ट्र कांग्रेस के जो हमारे यहाँ पे अध्यक्ष है कि नाना पटोले जी ने इसकी पूरी तैयारी किया और इसके जो समन्वयक है ये बाला साहेब थोराट जी है, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र प्रदेश और AICC ने जो उनके ऊपर दिया है कि पूरा यात्रा का योजना बाला साहेब थोराट करेंगे। और पूरे महाराष्ट्र के जितने कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उत्साही है कि करीबन 17 से 18 दिन राहुल जी के साथ हमें बात करने का, मिलने का, चलने का और उनका विचार समझने का हमें ये मौका मिलेगा। महाराष्ट्र कई प्रोजेक्ट हैं महाराष्ट्र में, गुजरात से गुजरात की तरफ जा रहे हैं, इसको लेकर आवाज़ें उठाई जा रही हैं। देखिए ये मैं समझता हूँ कि मेरा ये मानना है कि मोदी जी जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब तक आप महाराष्ट्र में आते थे, यहाँ के बिजनेस डायस्पोरा को मिलते थे और उनको गुजरात की बड़ाई करते थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। मगर आज आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप ये महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर सकते। महाराष्ट्र, मुंबई जो है ये देश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर था। आज आप जानते हैं कि करीबन देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे 2014 के 19 के बीच में, उनके मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने ये IFS को गुजरात ट्रांसफ़र किया जहाँ पे डोलेरा सिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुंबई और महाराष्ट्र को कमज़ोर करने की कोशिश प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के जो लीडर है इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो महाराष्ट्र का हित मोदी के सामने रख पाए। लेकिन लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि पिछली सरकार जो कमीशन मांगती थी, यानी कमीशन के रूप में कुछ, तो इस वजह से सारे लोग परेशान। देखिए, अगर कमीशन मांगती थी तो उठा के इनको जेल में बंद कर देना चाहिए। आपने जो लोगों ने मोदी जी के खिलाफ चैलेंज किया उनको बंद किया। अगर किसी ने कमीशन मांगा है तो आपके पास CBI है, ED है, केस दर्ज कर दिए और जो किसी ने मांगा उसको जेल में बंद कर दीजिए। इस पर आपको, हम आज अपोजिशन में, हमसे परमिशन लेने की क्या बात है? आपकी सरकार, आप करिए। हिम्मत नहीं है तो हमारी जब सरकार है, आप लोग ने किस किस से कमीशन किया, हम तो बंद करने वाले। आपको ऐसा लगता है अगर किसी ने किया तो आपको करना चाहिए? आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का देखा जाए एक महत्वपूर्ण पद आपको मिला है, आप प्रवक्ता हैं। तो मुंबई महानगर पालिका, सबसे मुंबई की बात करेंगे, मुंबई महानगर पालिका में जो है किस तरह से कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन होगा, कितने नगर सेवक कांग्रेस पार्टी के चुन कर आएंगे, क्या आप लोगों का आकलन कभी लगाए, इसके बारे में क्या तैयारी? देखिए, उसकी तैयारी, मुंबई का जो जिम्मेदारी है वो हमारे यहाँ के जो लीडर है भाई जगताप के ऊपर दिया गया है। और मुंबई में जिस तरह पूरे महाराष्ट्र में तैयारी, वैसे मुंबई में भी तैयारी है। आप देखिए कि हाँ, ये जाहिर सी बात है कि 2014 और 19 में हमारा जो पोजीशन है थोड़ा सा वीक रहा है। मगर ये हमेशा होता है कि जब कोई नया लीडर आता है और वो अपनी बात करता है तो लोग उसको विश्वास करते हैं। और इसलिए देश की जनता ने और मुंबई के लोगों ने मोदी जी के ऊपर विश्वास किया। हमें भी ऐसा लगा, हम कांग्रेस पार्टी में हमें भी ऐसा लगा कि जब 14 में उनका भाषण सुनते थे कुछ चेंज आएगा। तो 14 और 19 में हम लोगों ने भी देखा कि मोदी जी ने कुछ चेंजेस अब तक किया नहीं। जो जो चीज़ों का विरोध इन्होंने 2014 से पहले किया
उस सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट उन्होंने किया। एक छोटा उदाहरण देता हूँ, 2014 के पहले एफडीआई का विरोध करते थे, जब कांग्रेस ने ये कहा कि 49% एफडीआई दो, मोदी जी ने इसका विरोध करते थे, मगर जब 14 के बाद वो सत्ता में डिफेंस में 100% एफडीआई लाई। उसी तरह एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये जो एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल प्राइस जब बढ़ रहे थे, तब हमारी जो केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी जी, वो सिलेंडर के ऊपर बैठ जाती थी, आंदोलन करती थी। आज 1400 के आसपास सिलेंडर का भाव हुआ है, तो आज उनके मुंह से जबान नहीं है, कुछ बोल नहीं रही है, आज उनको वो महंगा नहीं लग रहा है। और पेट्रोल का जो प्राइस है, वर्ल्ड में अगर आप देखते हो कि आज पेट्रोल प्राइस, क्रूड ऑयल का कीमत कम हो चुका है। मतलब जो कांग्रेस के समय पे 60 रुपया का पेट्रोल और डीजल आपको महंगा लगता था, मगर आज 100 के घर पे गया वो आपको सस्ता लग रहा है। तो ये मुझे लगता है कि हिपोक्रेसी है और बाकी कुछ नहीं। जैसे मोदी जी कहते हैं वैसे ही है, ये हिपोक्रेसी है। जब आप सत्ता से दूर रहते हो तब आपको बहुत चीज़ वादा करते हो, मगर सत्ता पे जैसे आते हो आप वो वादा को पूरा नहीं कर पाते। और आज देखिए जनता ने ये महसूस किया है, 14 से लेके आज 2022 है, लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जो व्यक्ति 2 करोड़ नौकरी का बात कर रहा है और यहाँ से नौकरी छीना जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जो भी चुनाव होगा इसमें आप इसका रिजल्ट ज़रूर देखेंगे। और इसका एक छोटा उदाहरण महाराष्ट्र में, जो 3 महीने पहले महाराष्ट्र में आपने देखा ना, सत्ता बदल हुई। कुछ शिवसेना के एमएलए 40 एमएलए, कुछ 10 इंडिपेंडेंट लोग जाके अपना गठ बना के आज उन्होंने यहाँ पे जो महाविकास आघाड़ी था उनको, उस सरकार को गिराया। उसी पे मालूम पड़ता है कि अगर इनमें अगर हिम्मत होती तो ये लोग सब राजीनामा देते और चुनाव पे जाते, लोगों को डिसाइड करने देते। मगर इनको विश्वास है उनके ऊपर, उनको अपने कार्य पे विश्वास है कि हम चुन के नहीं आने वाले, इसलिए वो लोग ने इस तरीके से बैकडोर एंट्री लिया है। अगर इतना ही उनमें दम होता तो ये चुनाव के सामने जाते और पब्लिक को डिसाइड करने देते। सर, आपस में कुछ चल रहा, बच्चू कडू का मामला देखिए, क्या उस पर कांग्रेस? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिल में पत्थर रखकर भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया और अब उसका डेडलाइन नज़दीक आ रहा है। मैं आपको बताता हूं कि आज 1-2 महीने के अंदर आप इस पे चेंजेस देखोगे। बच्चू कडू हो या रवि राणा जी हो, दोनों देवेंद्र फडणवीस से क्लोज है। वही अगर एकनाथ शिंदे के ऊपर आज आरोप लगा रहे हैं और कोकी की सरकार जो प्रचार हो रहा है पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का आज बच्चा बच्चा जानता है कि ये 40 आमदार जो गए हैं ये कोई हिंदुत्व या दूसरे कारण से नहीं गए, पैसे लेके गए। और आज उनमें से जो एक आमदार है रवि राणा, मतलब कांग्रेस का आमदार तो नहीं है, ये तो उस सरकार को सपोर्ट करने वाला आमदार ही बोल रहा है। और कमरे में या स्टिंग ऑपरेशन नहीं, खुलेआम मंच पे बोल रहा है कि मैं अपक्ष आमदार हूँ और मैं गुवाहाटी जाने वाला आमदार नहीं हूँ, मतलब खोके लेने वाला आमदार नहीं हूँ। जबकि ये खुलेआम मंच से बोला जा रहा है, तो इसका हम क्या करें? इसका जवाब तो फडणवीस और एकनाथ शिंदे को देना चाहिए। सर, एक सवाल है कि कल जिस तरह खबर है कि महाराष्ट्र में जो कई वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी तो सुरक्षा को हटा दिया गया है, जबकि इसके पहले भी जब केंद्र में मोदी की सरकार बनी थी तो उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जैसे कई लोगों से सुरक्षा में कमी की थी। इससे किसने ऐसे देखिए? देखिए, ये मुझको लगता है कि ये इंटेलिजेंस का भाग है। जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का आज के हर संस्था के ऊपर अपना नियंत्रण है, उनके कहने पे ये किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है इसमें ज़्यादा फर्क गिरता है नहीं। ये सुरक्षा का जो जिम्मेदारी है आखिर में केंद्र सरकार का है। ये नेताओं को कल कुछ भी अगर हो जाता है तो आप जिम्मेदार रहोगे, तो आपको आपका जिम्मेदारी निभाने के लिए सत्ता पे बिठाया है, ना कि जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनका सुरक्षा निकालने के लिए आपको नहीं बिठाया है। राकेश जी, आगामी 2024 में संसदीय चुनाव में आप ईशान मुंबई से सांसद टिकट पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ने जा रहे हैं, ऐसा चर्चा है। तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और क्या कमियां विशेष रूप से ऐसा आपको लगता है जो भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया? देखिए, पहली बात तो आज कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, वो कार्यकर्ता जो होता है पार्टी का विचारधारा से काम करता है। हमारे पार्टी में हर कार्यकर्ता को ऐसा लगता है कि वो नगर सेवक, आमदार, खासदार बने, मगर वो पार्टी के हाईकमांड के ऊपर निर्भर करता है कि किस कार्यकर्ता को क्या मौका देना चाहते हैं। एक सर सवाल है कि ईशान्य मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी देखा जाए तो एक दौर था, तूती बोलती थी ईशान्य मुंबई कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन कहीं न कहीं जो है
ईशान्य मुंबई से कांग्रेस का जनाधार थोड़ा थोड़ा खिसकते जा रहा है, तो इसको किस तरह से, चूंकि आप ईशान्य मुंबई के रहवासी है, तो किस तरह से पार्टी जो ईशान्य मुंबई को मजबूत करने के लिए, ईशान्य मुंबई का लोकसभा सीट जो है फतह करने के, किस तरह का प्रयास है, क्या रणनीति क्या है? देखिए, ईशान्य मुंबई नहीं, पूरे देश में मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा हर दौर आता है, हर 5-10 साल में ऐसा आप देखोगे कि ऐसा चेंजेस होते हैं, ऐसे वोटर में बदलाव आता है, कभी कभी कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज होने के कारण ऐसे आपको देखता है कि ये पार्टी का आजकल इस जगह पे नहीं चल रहा है। जैसे 2000 अगर आप 12 का चुनाव देखोगे तो यहाँ से MP भी हमारा था, MLAs भी थे, संजय दीना पाटिल ये हमारे MP बने थे कोलिशन में, मगर 14 और 19 में ही अभी आपने देखा कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी का है। कार्यकर्ता वैसे ही इंटैक्ट है, हाँ वोटर में शिफ्ट ज़रूर हुआ है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब आप कोई अच्छा स्कीम उम्मीद लोगों के बीच में, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के बीच में रखते हो तो उस उम्मीद से वो लोग वोट डालते हैं। मगर ये जो 7-8 साल के दौरान हमारे सबकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा हुआ है, तो और ये चेंजेस आपको आगे 2022 का 24 का जो चुनाव आएगा तब आप देखोगे कि रिजल्ट पूरा पलट जाएगा इसमें। लास्ट प्रश्न है कि कहीं ना कहीं आज पूरे देश में कहीं ना कहीं निराशा का माहौल, आप ये भी बोल रहे हैं कि जनता जो है काफ़ी जो परेशान है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष जो है, जो सत्तासीन जो पार्टियां, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने में क्या कमज़ोर साबित हो रही है, या क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, कमज़ोर नहीं है। देखिए, आप मीडिया के भाई बहन, आप तो जानते हैं कि किस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। उन्होंने हर इंस्टीट्यूशन को, हर व्यक्ति को, जैसे आप में से कुछ पत्रकार ने कोशिश किया अपने अपने प्लेटफॉर्म में बोलना, उनको घर पे बैठ के आज अपना यूट्यूब चैनल खोलना पड़ रहा है। तो हर आदमी जो ये सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको अपना नतीजा भुगतना पड़ रहा है। जैसे मैं आपको बताऊँ एक उदाहरण, संजय राउत जी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के विचार के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ बात कर रहे हैं, आज उनको बिना कुछ कारण के जेल में रखा हुआ है। जेल भेजिए, कोई बात नहीं, आपका ED का केस आप डालिए, मगर बेल एक व्यक्ति का राइट है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। बेल मिलना, जैसे छगन भुजबल जेल चले जाते, उनको 3-3 साल तक बेल नहीं देते हो। मर्डर के आरोपी को करीबन 3 से 6 महीने के बाद बेल मिल जाता है, मगर इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको आप लोग बेल नहीं दे रहे, और जो 11 लाख रुपये के लिए आप उनको जेल भेज रहे हो। जबकि यहाँ पे शिवसेना का आमदार खड़े होकर कहता है कि मुझे फ़ोन आया था, 50 करोड़ का ऑफ़र देते, 100 करोड़ का ऑफ़र देते, उसने ओपनली मीडिया के बोलेगा, अगले दिन वो शिंदे गठ में शामिल होता है, उस आमदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उस स्टेटमेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मतलब ये सब लोग जानते हैं आज कि ये क्या हो रहा है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ है उनकी बात करेंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं दी गई, मगर उनको प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। अभी हमने देखा है एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट ने, जो आदमी नगर सेवक नहीं है, जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस है, ऐसे लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन दिया हुआ है। आजकल थाना में बहुत सारे ऐसे एक्स कॉरपोरेटर, मतलब अभी के जो कॉरपोरेटर है, अभी के जो सांसद है, अभी उधर राजन विचार है सांसद है, उनका प्रोटेक्शन हटा दिया है, और शिंदे गठ का एक्स कॉरपोरेटर जिसके ऊपर केसेस है उसको प्रोटेक्शन बढ़ा दिया। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सत्ता का दुरुपयोग है और पब्लिक ये देख रही है, और वो जब उनके हाथ में जब आप निर्णय का बारी आएगी तो वो ज़रूर अपना निर्णय लेगी। एक सवाल सर, जिस तरह आपने अभी कहा कि संजय राउत जैसे कई और नेता हैं जिनको बेल नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये उनका अधिकार है, क्या ये बातें बोल के कहीं ना कहीं आप जो कोर्ट के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी हमारे गवर्नमेंट आप देख लीजिए, जैसे सत्ता में जिसकी भी सरकार होती है उसका कोर्ट के ऊपर नहीं मगर अपना इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पूरा नियंत्रण रहता है, और वो कोर्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, मगर वो डिले टैक्टिक्स के कारण वो इन्फ्लुएंस करती है, और जो किया जा रहा है। तो इसमें कोर्ट में सवाल नहीं उठा रहे, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जिस तरह दबाव सरकार डालती है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के वजह से कांग्रेस पार्टी के लिए जो सोच है, जो विचार है जनता में, तो वो बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, और देखिए यही बदलाव के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर हमेशा एक आरोप आता था कि ये डायनेस्ट है। डायनेस्ट मतलब क्योंकि उनकी मदर प्रेसिडेंट थी तो इसलिए वो प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने छोड़ दिया ना। उन्होंने अभी परसों के दिन हम लोग सब डेलीगेट्स हैं, हमने वोट करके एक नया प्रेसिडेंट कांग्रेस के अंदर इलेक्ट किए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज अध्यक्ष बने।
दूसरा उनके ऊपर आरोप था कि वो सीरियस पॉलिटिक्स नहीं करते, आपके टाइम नहीं देते। तो चल रहे ना, कौन व्यक्ति है जो 5 से 6 महीना चलेगा लोगों के बीच में चल के वो जा रहे अपना कांग्रेस का मैसेज कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जा रहे, एक ही लीडर है। ऐसा कोई और लीडर में हिम्मत नहीं कि इतना बड़ा मतलब एक तपस्या की जैसे वो काम कर रहे। तो ये मुझे नहीं लगता कोई और लीडर कर पाएगा आज के डेट में।